हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है रिलेशन एंड फंक्शन पे क्लास 12 के लिए। इसमें आज बच्चों हम मिसलीनियस एग्जाम्पल करने वाले हैं, मिसलीनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल होते हैं। कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियोज़ मेरा देख लें इस टॉपिक पर सारी बेस्ड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला जो मिसलीनियस एग्जाम्पल है वो ये है कि इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। मतलब हमें R1 एंड R2 कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, किसी सेट ए में। सेट पे ही रिलेशन डिफाइंड होता है, तो दो रिलेशन दे दिया R1 एंड R2, दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है ना। तो हमें ये शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी, जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो इक्विवेलेंस होगा। एक चीज़ ध्यान रखो कि किन्हीं भी दो रिलेशन का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा अगर वो दोनों अपने आप में क्या है? इक्विवेलेंस है। मतलब अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो उसका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस हमेशा होता है, यूनियन हम नहीं कह सकते। तो हम यहाँ प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? जिस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, इसको, उससे हम देखेंगे कि भाई वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो लेट x बिलोंग टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। इस सेट का हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, ठीक है ना, और हमें ये दिखाना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है तो पहले ये रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे इसे। तो बिकॉज x बिलोंग टू एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड R1 इज इक्विवेलेंस एंड R2 इज इक्विवेलेंस। मतलब हमें ये पता है कि R1 एंड R2 इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब x, x R1 में होगा एंड x, x R2 में भी होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये इक्विवेलेंस है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब हर पेयर x, x इसके अंदर रहेगा और x, x इसके अंदर भी रहेगा। जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं उसमें हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो मतलब ये पेयर हमेशा इसमें भी है और इसमें भी, मतलब दोनों में कॉमन रहेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट x, x फिर डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में कौन आता है? कॉमन एलिमेंट आता है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें हमेशा x1 और x2, तो x का रिलेशन हमेशा होगा अपने आप से इसके अंदर। तो दिस रिलेशन इज, दैट इज, ये जो हमें रिलेशन दिया है R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो पहला काम तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक दिखाएंगे। सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है? सिमेट्रिक दिखाने के लिए जिस रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना है उससे एक एलिमेंट लेते हैं और मान लेते हैं कि उसमें रिलेशन है। तो लेट, हमने एक एलिमेंट लिया x, y बिलोंग टू दिस रिलेशन, इसके एक रिलेशन का, सच दैट कि इसमें क्या है? इन दोनों में रिलेशन है। इनमें क्या है? रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो इसका मतलब है, अब ये देखो बच्चों, इन दोनों में रिलेशन है और हमें ये दिखाना है y, x भी इसके अंदर होगा, y, x भी इसके अंदर होगा। अब x, y जो है दोनों में इंटरसेक्शन में है, R1 में भी है और R2 में। तो इसका मतलब है x इम्प्लाइज दैट ये जो x, y है ये R1 का मेंबर भी होगा एंड x, y R2 का मेंबर भी होगा। क्योंकि भाई हमने इंटरसेक्शन से लिया है कोई एलिमेंट। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होता है वो पहले का भी मेंबर होता है, दूसरे का भी। तो x, y R1 में है, बट हमें गिवन है कि R1 कैसा है? R1 सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में अगर x, y होता है तो y, x भी होगा फिर R1 के अंदर, क्योंकि R1 तो सिमेट्रिक है और साथ ही साथ R2 भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर ये इसको भी बिलोंग कर जाएगा। यहाँ लिख देंगे बिकॉज R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस। तो y, x इसका भी एलिमेंट हो गया और y, x इसका भी एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब y, x दोनों का कॉमन एलिमेंट हो गया, दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या माना था? हमने ये माना था x, y इसका एलिमेंट है और हम ये दिखा पाए कि y, x भी इसी का एलिमेंट होगा। तो इस इम्प्लाइज दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। तो दूसरा काम भी हमारा फिनिश हुआ कि हमने इसको रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, इसको सिमेट्रिक दिखा दिया। तीसरा हमारा रह गया कि हम इसे ट्रांजिटिव दिखा दें। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो सपोज x, y और y, z इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो क्योंकि ये दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं तो इसका मतलब x, y और y, z R1 में होगा और साथ ही साथ x, y, y, z
2 में भी होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों के, R1 के भी होते हैं R2 के भी। बाय डेफिनेशन R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो अगर XY और YZ R1 में है तो इसका मतलब XZ भी R1 में होगा। ये ट्रांजिटिविटी होती है और हमें ये दिया है कि इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। साथ ही साथ यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं कि XZ हमारा R2 में भी होगा, तो XZ R1 में भी, XZ R2 में भी, तो XZ फिर दोनों के इंटरसेक्शन में डेफिनेटली होगा। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि अगर हम XY का रिलेशन YZ का रिलेशन है और यहाँ से दो ये एलिमेंट लें तो डेफिनेटली XZ भी उसके अंदर आएगा, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। दस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो उनका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस आएगा, गारंटी है कि आएगा ही आएगा। यूनियन वी कांट से, यूनियन के बारे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हम यूनियन पे नहीं जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि R एक रिलेशन है ऑन अ सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब A क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब A के अंदर कैसे एलिमेंट हैं? ऑर्डर्ड पेयर्ड, x, y टाइप के एलिमेंट है सच दैट x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता है। और पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और एक रिलेशन दिया है R की दो एलिमेंट में रिलेशन क्या दिया है कि भाई x, y का रिलेशन किससे होगा? x, y का रिलेशन u, v से होगा। देखो इसके एलिमेंट कैसे हैं? एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो इसका मतलब इसका एक एलिमेंट इस फॉर्म का होगा XY, तो इसके एक एलिमेंट का इसके दूसरे एलिमेंट से रिलेशन तब होगा जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट XV इक्वल टू मिडल के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए YU। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। तो अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन होगा। जैसे मैं लिखूँ 2, 3 और यहाँ पे लिखूँ मैं 7 या मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6, तो 2, 6 या 12, तो यहाँ पे मेरे को 4 लेना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा तो रिलेशन होगा। 2, 6 या 12, 3, 4 जाए। जैसे बोले 2, 1 और 5, 8 में रिलेशन है क्या? नहीं। 2, 8 या 16, 5, 1 या 5 रिलेशन नहीं है। तो ऐसे पेयर जिनमें आखिरी वालों का प्रोडक्ट बीच वालों के बराबर होगा तो उनमें रिलेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो शो करने के लिए बच्चों पहले हम इसका एक एलिमेंट लेंगे, देखेंगे उसका अपने आप से रिलेशन है कि नहीं। तो ए का एक एलिमेंट लेते हैं। लेट एक एलिमेंट इसका इस फॉर्म का होगा x, y बिलोंग टू A, देन देखो XY इज ऑलवेज इक्वल टू XY। जब मुझे ये दिखाना है कि XY का रिलेशन XY से है तो मेरे को क्या दिखाना है? मुझे ये दिखाना है, यही तो देखना है इसका रिलेशन अपने आप से है कि नहीं। तो ये दिखाना है कि भाई XY इक्वल टू YX के बराबर होना चाहिए और वो तो होता ही है। तो बस मैं यही लिख रहा हूँ, XY इक्वल टू XY और XY इक्वल टू YX लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो जब XY और XY लिखेंगे तो XY इक्वल टू YX आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि XY का रिलेशन हमेशा XY से तो होगा ही, अपने आप से होगा, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट बीच के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? दिस रिलेशन इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे? लेट दो एलिमेंट ले लेंगे बच्चों इसके x, y और u, v। ये हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए, किसके? A के, सच दैट कि भाई इसका रिलेशन है। ये हम मान लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए, क्या मान लेते हैं कि इन दोनों का रिलेशन है। अगर इन दोनों का रिलेशन है तो इसका क्या मतलब है कि XV किसके बराबर हो जाएगा? YU के बराबर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कि अगर दो एलिमेंट में रिलेशन है तो XV इसके बराबर हो जाएगा। हमें उल्टा चेक करना है। उल्टा मतलब UV का रिलेशन XY से आएगा कि नहीं आएगा। और ये रिलेशन कब आएगा? जब मैं ये दिखा दूं कि UY किसके बराबर आए? VX के बराबर। अगर मैं ये दिखा पाया तो उल्टा रिलेशन भी हो जाएगा ट्रू। तो XV तो YU के बराबर है। मुझे क्या करना है? UY और इसे VX, तो इसे तो पलट सकते हैं ना, कॉम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एक ही बात। तो इसे VX लिख सकते हैं, इसे UY लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आ गई। इसका मतलब है कि UV का भी रिलेशन XY से होगा एंड दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ पे हमारा XY अपने आप में एक एलिमेंट है, इस बात को ध्यान दो। इसको YX नहीं करना है, ये एक एलिमेंट है। ये हमारा A का काम कर रहा है, ये हमारा B का काम कर रहा है, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम दो एलिमेंट में रिलेशन मानते हैं। तो लेट X, Y एंड U, V या Y, Z, सॉरी,
एक एलिमेंट, दो, तीन एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई यू वी और डब्ल्यू जेड। बच्चों तीन एलिमेंट ऐसे लेते थे ना, ए बी सी, ए का रिलेशन बी से मानते हैं और बी का रिलेशन सी से मानते हैं और फिर चेक करते हैं ए और सी का रिलेशन है कि नहीं। तो ये हमारा एलिमेंट है ए, ये हमारा एलिमेंट है एक बी और ये हमारा एलिमेंट है सी। सच दैट कैसे मानते हैं कि ए का रिलेशन बी से हो, मतलब एक्स वाई का रिलेशन किससे हो, यू वी से हो, एंड इसका बी का रिलेशन इससे मान लेते थे, यू वी का रिलेशन किससे हो, डब्ल्यू जेड से। फिर हमें चेक करना होता है ए और सी का रिलेशन। मुझे यहाँ चेक करना है ए ये है और ये सी ये है, तो मुझे एक्स वाई और डब्ल्यू जेड का रिलेशन चेक करना है। तो अगर मैं ये दिखा पाया कि एक्स जेड किसके बराबर है, वाई डब्ल्यू के, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में, तो इसका मतलब है एक्स वी किसके बराबर हो जाएगा, वाई यू के, इक्वेशन नंबर 1। और इसका क्या मतलब हो जाएगा, यू जेड इक्वल टू वी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से u की वैल्यू निकालते हैं तो u इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन जेड। इस u की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो एक्स वी इक्वल टू वाई टाइम वी डब्ल्यू अपॉन जेड। ठीक है, v से v कट गया और ये z इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स जेड इक्वल टू वाई डब्ल्यू। तो यही तो हमें दिखाना था, एक्स जेड इक्वल टू वाई डब्ल्यू, एंड देयरफॉर इसका भी रिलेशन इससे हो गया, एक्स वाई रिलेट टू डब्ल्यू जेड। तो क्या देखा हमने, अगर इन दोनों में इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे है, तो इनका रिलेशन भी आएगा, एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा चटपटा है। एग्जाम्पल नंबर 20, एक्स एक सेट दिया है जिसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9, है ना। क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है इसमें। ठीक है, ये हमें दिया है। और एक रिलेशन R1 में दिया है कि R1 इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। मतलब R1 कैसा रिलेशन है, दो एलिमेंट में रिलेशन तब होगा जब x में से y को माइनस करें और वो 3 का मल्टीपल आ जाए या 3 से डिवाइडेबल हो ये क्वांटिटी। जैसे 2 और 5 में रिलेशन होगा, क्योंकि 2 माइनस 5 कितना आता है, -3 आता है। 5 माइनस 2 में भी रिलेशन होगा, है ना। मैंने बताया था कि जितने भी ये मल्टीपल और डिविजिबिलिटी वाले होते हैं ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते हैं। इसमें 2, 2 भी आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है। तो हमें वहाँ नहीं जाना है क्या आएगा, बस हमें ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो एक रिलेशन है R1 कि x का y से रिलेशन कब होगा, जब ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। और एक और रिलेशन दिया है R2। R2 में कैसे एक्स वाई आएंगे सच दैट कि या तो ये एक्स वाई किसका सबसेट बन जाए, 1 4 7 का, ठीक है। और अगर इसका सबसेट ना बने तो एक्स वाई किसका सबसेट बन जाए, 2 5 8 का। और अगर इसका भी सबसेट ना बने तो और x कॉमा वाई किसका सबसेट बन जाए, 3 6 9 का। ठीक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि एक्स वाई में तभी रिलेशन माना जाएगा या तो वो एक्स वाई इसका सबसेट बन जाए या इसका सबसेट बन जाए या इसका। तो ये दूसरा हमें रिलेशन दिया है। जैसे मान लो R2 में 4 5 आएगा क्या, हमें 4 5 देखना है, तो मैं देखूंगा 4 5 इनमें से किसी का सबसेट है क्या, नहीं, इसका तो नहीं है। 4 5 4 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसका सबसेट तो नहीं हो सकता ये। इसका सबसेट है, नहीं, इसमें 5 है 2, लेकिन 2 नहीं है, तो 4 5 इसका भी सबसेट नहीं है, 4 5 इसका भी सबसेट नहीं है। इसका मतलब है ये R2 को तो बिलोंग नहीं करेगा। अब मैं जैसे एक और देखता हूँ 1 7, क्या 1 7 में रिलेशन होगा, 1 7। तो अगर ये 1 7 इनमें से किसी का सबसेट हुआ, 1 7 इसका सबसेट है 1 7, है ना। तो इसमें ये इसकी मतलब ये इसका एलिमेंट होगा। तो मतलब पहला रिलेशन ये दिया है कि x माइनस वाई मल्टीपल आ जाए या तो 3 का। दूसरा रिलेशन दिया है कि एक्स वाई में तभी रिलेशन होगा या तो वो इसका सबसेट बना रहा हो या इसका सबसेट बना रहा हो या इसका। तो ये सबसेट का चिन्ह है, सिंबल है। तो ये दिखाना है ये दोनों रिलेशन इक्वल है। R1 और R2 दोनों रिलेशन क्या हैं, इक्वल है। बच्चे ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, कोई भी रिलेशन होता तो सेट ही है। तो जब हमें ये दिखाना होता है कि 2 सेट आर इक्वल और जब हमें ये दिखाना होता है A इक्वल टू B, तो हम कैसे दिखाते हैं, पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि A B का सबसेट है, फिर हम ये प्रूफ करते हैं कि B A का सबसेट है, और इन दोनों से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि A इक्वल टू B ही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, जैसे हम नंबर में करते हैं, अगर मैं दिखा दूँ एक नंबर 3 से छोटा है और यही नंबर 3 से बड़ा भी है,
तो कुल मिला के ये नंबर फिर 3 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। नंबर में करते हैं ना, एक नंबर 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, एक नंबर 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है ना। जैसे 3 से छोटे नंबर सारे ले लिए इधर, यहाँ पे 3 है तो 3 इसका मेंबर हो गया, इसमें आएगा 3 इसमें आएगा, तो कुल मिला के फिर वो x = 3 हो जाता है। तो ऐसे ही हमें अगर दो सेट इक्वल दिखाने होते हैं तो पहले हम ये दिखा देते हैं कि a b का सबसेट है, मतलब a b के अंदर है और फिर b a के भी अंदर है, तो कुल मिला के वो दोनों एक ही हैं, ये हमें दिखाना है। तो हम यही दिखाएंगे कि R1 R2 का सबसेट है और फिर R2 R1 का सबसेट है। तो इसे दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। तो लेट x, y बिलोंग टू R1। सपोज करा है कि इसका एक एलिमेंट हमने इसमें ले लिया। अब ये एलिमेंट अगर R1 में तो हमें दिखाना है ये R2 में भी होगा। देन इसका क्या मतलब हुआ, x - y = मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होगा। तो मतलब इसमें कितने का गैप होगा x में, 3 का गैप होगा, सॉरी है ना, 3 का गैप होगा। हाँ, तो जैसे अगर x 1 है तो 1,4, इसका मतलब है जो हमारे पेयर बनेंगे वो ये बनेंगे भाई, 1 4 बन सकता है या फिर क्या बन सकता है, 1 7 बन सकता है। ऐसे नंबर जिनका गैप 3 का मल्टीपल चले, या तो 3 का गैप हो या 6 का गैप हो, है ना, या 4 7 हो सकता है। इस तरह के नंबर चलेंगे, है ना, ये सारे नंबर ऐसे ही चलेंगे। तो कुल मिला के अगर x - y मल्टीपल ऑफ 3 है तो या तो वो इसका सबसेट होगा या वो इसका सबसेट होगा या इसका, क्योंकि इन्हीं में तो गैप है 3 का, और किस में गैप है, सारे 3 के गैप वाले उन्होंने उठा के रख दिए यहाँ पे। देखो इनमें 3 का गैप है, 4 और 1 में, 7 और 4 में, और 7 1 में 6 का गैप हो गया, 6 का गैप हो जाएगा तभी बनेगा। तो हम ये सीधा डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि अगर x - y मल्टीपल ऑफ 3 है देन ये जो x, y एंट्री है दिस, या तो ये इसका सबसेट होगा, किसका, 1 4 7 का, और या फिर ये x, y 2 5 8 का सबसेट होगा, क्योंकि इनमें भी गैप 3 और 6 का है, या फिर ये x, y, अच्छा सेट है या x, y, ये वाला x, y सेट है, ये रिलेशन का एलिमेंट है, हमें दिखाना है सबसेट होगा, तो सबसेट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये होगा 3। तो हमने क्या दिखा, कुल मिला के अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो या तो ये इसका सबसेट होगा या फिर इसका होगा या फिर इसका होगा डेफिनेटली। तो अगर ये इसी का सबसेट है तो ये एंट्री फिर R2 में होगी, है ना, R2 की डेफिनेशन यही है। तो हमने क्या दिखाया कि अगर R1 में कोई एलिमेंट है तो वो R2 में भी होगा। तो यही डेफिनेशन होती है सबसेट की, कि अगर x A में है और हम ये दिखा दें कि x B में भी है, तो जितने भी x हैं A में है उतने ही x उससे ज़्यादा वो x सारे B में हैं, तो हम ये कहते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं सीधा, इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई R1 इज़ अ सबसेट ऑफ R2, इक्वेशन 1। अब उल्टा दिखाएंगे, अब यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, है ना, यहाँ से। नाउ लेट x, y हमने मान लिया किसको बिलोंग कर रहा है, R2 को। अगर ये R2 को बिलोंग कर रहा है तो या तो वो इसका सबसेट है या वो इसका सबसेट है या इसका सबसेट है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट x, y, अब ऐसे सेट में लिखना है, ये सेट यहाँ पे सबसेट बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे हैं, 1, 4, 7 का सबसेट होगा, या ये ऐसे लिख लेंगे भाई, मैंने लिख रहा x, y या तो इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा। तीनों ही केस में क्या होगा, तीनों ही केस में ये जो दो एंट्री आएंगी, तीनों ही केस में जो एंट्री आएंगी हम उसके बाद ये लिख देंगे कि x - y = मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर इसी का सबसेट है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 ही बनेगा। आप यहाँ से कोई भी दो नंबर ले लो, 1 और 4 ले लो, तो 4 - 1 3 का मल्टीपल हो गया, 1 - 4 3 का, 1 7 ले लो वो भी 6 आएगा, 3 का मल्टीपल है, 4 7 ले लो वो भी वही काम यहाँ पे भी होगा, 2 5 ले लो 3, 5 8 ले लो 3, 2 8 ले लो, है ना। तो हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट लें तो डेफिनेटली वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो R1 में चला जाएगा। तो यानी कि x, y किसको बिलोंग करेगा, R1 को। तो पहले हमने यहाँ से एलिमेंट लिया और दिखाया कि इसके अंदर है, तो R1 R2 का सबसेट होगी। फिर हमने यहाँ से एलिमेंट लिया, फिर उसमें दिखाया कि इसके अंदर है, तो इसका मतलब R2 भी R1 का सबसेट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट R1 = R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 था। चलते हैं, सॉरी 20th एग्जाम्पल था, मिसलेनियस पढ़ रहे हैं हम, मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि भाई एक फंक्शन है x से y, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, डिफाइन अ रिलेशन इन R। एक रिलेशन अब R में, एक रिलेशन R है जो x में डिफाइन किया गया है, R on x इस सेट पे डिफाइन करा गया है। कैसे, सच दैट R = क्या होगा, a, b में रिलेशन माना जाएगा अगर fa = fb हो।
तभी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये देखना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। इज आर इज इक्विवेलेंस और नॉट, इज आर इज इक्विवेलेंस और नॉट, ये हमें चेक करना है बच्चों, इक्विवेलेंस है कि नहीं है। ठीक है, देखो इधर रिलेशन है एक्स में, इस सेट में क्या रिलेशन है, ए कॉमा बी का रिलेशन तब माना जाएगा जब एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर आए, मतलब जो वो ए पे दे वही बी पे दे। ठीक है, जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स में मान लेता हूँ एक एलिमेंट मैंने 1 लिया, एक -1 लिया, तो 1 पे कितनी वैल्यू आ रही, 1 का स्क्वायर, 1 -1 पे कितनी वैल्यू आ रही, -1 का स्क्वायर, 1 दोनों पे बराबर आ रही ना, तो मैं बोलूँगा 1 और -1 में रिलेशन है, वो इसके मेंबर हैं। जिन पे बराबर नहीं आएगी वो नहीं होगा रिलेशन में, जैसे एक में मैं ले लूँ 1 और एक में ले लूँ 2, तो 1, 2 का रिलेशन नहीं होगा। तो केवल उन्हीं एक्स के उन्हीं एलिमेंट में रिलेशन है जो सेम वैल्यू देते हैं फंक्शन पे। हो सकता है ऐसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं ना, जैसे एक और ले लेते हैं, चलो साइन एक्स ले लिया हमने एक फंक्शन है ना, एक्स मैंने ले लिया 0 और एक मैंने ले लिया पाई, एक मैंने ले लिया 2 पाई, एक मैंने ले लिया 3 पाई, ऐसे। तो भाई साइन 0 भी कितना होता है 0, साइन पाई भी कितना होता है 0, साइन 2 पाई भी कितना होता है 0। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो मैं बोलूँगा 0 का रिलेशन पाई से है क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यू आ रही, पाई का रिलेशन 2 पाई से है, दोनों पे सेम वैल्यू आ रही, 0 का रिलेशन 2 पाई से भी है। तो वो सारे पॉइंट जिन पे सेम वैल्यू आएगी उनमें रिलेशन होगा, जिनमें सेम वैल्यू नहीं आएगी फंक्शन की उनमें रिलेशन नहीं होगा। तो क्या ये इक्विवेलेंस है, तो पहले हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, तो लेट ए बिलोंग टू एक्स, रिफ्लेक्सिविटी देखनी है ना, पहले क्या देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी में तो हम ए का रिलेशन ए से देखते हैं, तो लेट ए बिलोंग टू एक्स, देन ऑब्वियस सी बात है भाई एफ ए इक्वल टू एफ ए ही होगा, है ना, वही वैल्यू सेम हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ ए। तो इसका मतलब ए का ए से तो रिलेशन होगा ही, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स, जितने भी एक्स ए इसमें हैं उनका अपने आप से तो कम रिलेशन है, वो अपने आप पे बराबर वैल्यू देंगे, है ना, F1 के ही बराबर आएगा, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया था, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक देख लेते हैं भाई, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या मानते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर सच दैट, कि भाई ये तो हमने मान ही लिया किसका रिलेशन है, और ए कॉमा बी हमने 2 पॉइंट ले लिया एक्स के 2 पॉइंट ऐसे लिए कि उनमें रिलेशन है, तो इसका क्या मतलब है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, जो वैल्यू ए पे वही बी पे। अब उल्टा देखना है कि बी का भी रिलेशन, तो एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ बी इक्वल टू एफ ए, क्या फ़र्क पड़ गया, इसका मतलब है बी कॉमा ए पे भी रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम 3 पॉइंट लेते हैं, तो इसके 3 पॉइंट ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू एक्स सच दैट कि ये मान लेते हैं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। अगर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो वैल्यू ए पे है फंक्शन की वही बी पे है, ये पहले वाले का तो ये मतलब हुआ इक्वेशन 1, और इससे क्या मतलब हुआ, जो बी पर है वही सी पर है इक्वेशन 2। तो एफ बी की वैल्यू एफ सी यहाँ रख देंगे, तो एफ ए इक्वल टू एफ सी आ जाएगा, है ना, एफ बी की वैल्यू एफ सी आई तो यहाँ रख दी, तो इसका मतलब ए और सी में भी रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है ये, तो इसमें बताना है नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, कि कितने 1 फंक्शन बनेंगे ए से ए में। देखो बच्चों, अगर एक हमारा सेट है ए और ए टू ए में बताना है और इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, तो जो 1 फंक्शन बनते हैं वो बनते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के बराबर। n क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उसे n बोलते हैं। तो इस में कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने फंक्शन बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, तो 6 फंक्शन बनेंगे जो 1 होंगे। और किसी भी सेट ए टू में जितने 1 फंक्शन होते हैं उतने ही ऑन टू फंक्शन होते हैं। अगर वो ऑन टू पूछ ले कितने बनेंगे, तो ऑन टू भी 6 बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, मुझे 1 फंक्शन बनाने, तो मैं इसको कहीं पे भेज सकता हूँ, जैसे मैंने इसे 1 पे भेज दिया, इसे यहाँ भेज दिया, इसे यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो ये 1 हो गया। और भी तरीका है कि मैं 1 को यहाँ भेज दूँ, इसे यहाँ भेज दूँ, इस तरीके से। तो पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन से कि ये चीज़ कैसे होती है। तो इस 1 पे कितनी चॉइस है, ये किसी पे भी जा सकता है, 1 2 3। इसके पास बच्चों 3 चॉइस है,
जब मैंने इसे फिक्स कर दिया, किसी पे भेज दिया, मान लो 2 पे भेज दिया मैंने, तो अब मैं इस 2 को भेजूंगा, या तो इस पे भेजूंगा या इस पे। तो इस 2 पे कितनी चॉइस हो जाएगी बच्चों? इस पे 2 चॉइस हो जाएगी। फिर मैंने इसे भी 2 पे भेज दिया कहीं, तो ये लास्ट वाले नंबर पे कितनी चॉइस बची? इस पे कोई चॉइस नहीं बची, इस पे तो यहीं जाना पड़ेगा, तो एक चॉइस है। तो 3 तरीके से भरने के, 2 तरीके से फिल करने के और एक तरीका ऐसे फिल करने का। तो जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है तो कितने तरीके हो जाएंगे? 3 × 2 × 1, तो 3 फैक्टोरियल। अगर वो 4 एलिमेंट देता और पूछता तो 4 फैक्टोरियल, 5 देता तो 5 फैक्टोरियल, 6 देता तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जितने 1 1 होते हैं उतने ही ऑन टू होते हैं, बराबर सेट हैं। अगर दोनों A to A है तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसमें दिया है कि एक सेट है A 1 2 3 और आप ये शो करो कि भाई एक ऐसा रिलेशन जो 1 2 और 2 3 को कंटेन करे, और वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे कितने रिलेशन होंगे ये बताना है। तो हम 3 रिलेशन ही हो सकते हैं ऐसे, ये बताना है। मतलब एक सब रिलेशन जिसमें 1 2 और 2 3 भी है, और वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो, क्योंकि हमारा रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो पहला रिलेशन में R1 डिफाइन करता हूँ, रिफ्लेक्सिव होना है तो उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव की यही कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव हो गया। साथ ही साथ इन दोनों को भी रखना है आपको, अब इन दोनों को भी रख सकते हैं। तो मतलब ये है वो रिलेशन। अब पूछ रहा है कि और कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें ये दोनों हो और वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो पहले हम इसे ही देख लेते हैं। 1 2 है और 2 1 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। ठीक है, 1 2 और 2 3 है और 1 3 नहीं है। देखो 1 3 इसमें नहीं है, तो 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो मुझे इसे ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मुझे इसमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? 1 3 मेरे को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या ये अब ट्रांजिटिव बन गया? भाई 1 2 2 3, 1 3 आ गया, 2 3 और 3 3 से होने वाला 3, तो 2 3 आ गया। अब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो एक रिलेशन तो हमारा ये बन गया, पहला रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब एक और रिलेशन क्या हम बना सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं 1 3 के साथ इसमें 2 1 को भी इंक्लूड कर दूं, 2 1 को भी इंक्लूड कर दूं, तो क्या ये हमारा बनेगा? तो इसमें देखो 1 2 और 2 1 आ गया, तो भाई ये हो गया। इस तरीके से तो बच्चों अब मैंने इसमें 2 1 ऐड कर दिया, पहले मैंने इसमें 1 3 ऐड कर दिया था, तो भाई वो बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक था नहीं, क्यों नहीं था? 1 3 है, 3 1 है नहीं। अब मैंने इसमें क्या कर दिया? मैंने इसमें इसका उल्टा ऐड कर दिया 2 1 का, तो ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बन जाएगा। आप देख सकते हो 1 2 2 3 1 3 आ गया, 2 3 1 और 3 से शुरू होने वाला केवल यही है, तो ये बन रहा है रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है और ट्रांजिटिव। तो दूसरा रिलेशन हमारा ये हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे R2। इसी तरह अगर मैं इस 2 1 को हटा के इसका उल्टा लगा दूँ 3 2, तो ये तीसरा रिलेशन हो जाएगा। ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। तो मैंने क्या करा? पहले तो मैंने इसमें 1 2 और 2 3 तो हमें दिया ही था, तो मैंने इसमें 1 3 ऐड कर दिया पहले, तो एक रिलेशन तो वो बना। अब इस 1 3 के साथ अगर मैं इसे हटा के मैंने इसका उल्टा ऐड कर दिया, 2 1 ऐड कर दिया भाई इसमें, तो दूसरा रिलेशन मेरा वो बना। फिर मैंने इस 2 1 को हटा के क्या कर दिया? 3 2 ऐड कर दिया। ठीक है, मेरा तीसरा रिलेशन वो बना। तो एक एक बार करके हमने क्या करा? पहले 1 3 ऐड कर दिया, फिर इसका उल्टा ऐड कर दिया, और फिर उसे भी हटाया इसका, तो एक एक एंट्री ऐड कर दी, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बन रही। अब और नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि क्या मैं इन दोनों का उल्टा इसमें ऐड कर सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों का उल्टा ऐड कर दूँ 2 1 और 3 2, तो बच्चों सिमेट्रिक भी बन जाएगा, जबकि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होनी। तो इन दोनों को मैं एक साथ ऐड नहीं कर सकता, एक एक करके कर सकता था। पहले इसका उल्टा कर दिया, फिर इसका। ठीक है, क्या मैं 1 3 ऐड कर सकता था या 3 1 ऐड कर सकता हूँ? अगर मैंने इसमें 1 3 ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसमें देखो तब ये हमारा वो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। तो इसलिए नहीं, सॉरी, क्या हम इसमें 2 3 ऐड 3 2 ऐड कर सकते हैं? 3 2 और 2 1 दोनों एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में मैं यही बता रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा, ये
इसका उल्टा भी आ गया और इसका उल्टा भी आ गया, तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया, जबकि हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो 3 ही ऐसे रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेंगे। कौन कौन से, एक बार आप 1 3 ऐड कर दो, एक बार 1 3 को छोड़ दो, इसका उल्टा ऐड कर दो, इसको भी छोड़ दो, एक बार इसका उल्टा ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे 3 ही रिलेशन बनेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 25 कि एक फंक्शन दिया है in n to n, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन कैसे दिया है कि भाई i on f, जरूरी नहीं है कि हम फंक्शन को हमेशा fx से लिखें बच्चों, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे सिंबल in इसलिए दिया है, i फॉर आइडेंटिटी और n मतलब नेचुरल नंबर से है, तो i x का आइडेंटिटी होता है, जो हमें इनपुट दें वही आंसर दे दें। तो x पे x दे रहा है, जैसे 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा 2 आ जाएगा, 3 रखूंगा 3 आ जाएगा। एक ये फंक्शन दिया है फॉर ऑल x बिलोंग टू n, ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया है सभी नेचुरल नंबर के लिए। और ये बोला है कि शो दैट ऑल्थो आई एन इज 1 1, और एक और फंक्शन बनाया है कि आई एन प्लस आई एन, इन दोनों को जोड़ के फिर से नेचुरल नंबर से एक नेचुरल नंबर में फंक्शन बनाया। तो बोला है ये दिखाओ ये 1 1 है, 1 1 बोला है, शो दैट आई एन इज ऑन टू, बोला है ये तो ऑन टू है, लेकिन ये वाला फंक्शन जो बनेगा ये ऑन टू नहीं है, ये हमें दिखाना है, नॉट ऑन टू। तो देखो पहला तो आइडेंटिटी फंक्शन है ये वाला, तो आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। तो क्लियरली यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई आई एन जो है हमारा वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मतलब अगर मैं 1 दूंगा तो 1 मिलेगा, 2 दूंगा 2 दूंगा 2 मिलेगा, 3 रखूंगा 3 आ जाएगा, 4 रखूंगा 4 आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी, देखो ऐसे देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 पे क्या आ रहा है 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज जो आएगी फंक्शन की वो हमारी एन नेचुरल नंबर ही आ जाएगी, कोडोमेन के बराबर आ जाएगी, है ना, कोडोमेन के बराबर आ गई। तो जब फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो ऐसा फंक्शन ऑन टू होता है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई एन प्लस आई एन क्या हो जाएगा, आई एन प्लस आई एन क्या हो जाएगा, तो पहले हम आई एन प्लस आई एन लिख लेते हैं, आई एन प्लस आई एन इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई एक्स। तो ये फंक्शन हमारा 2x हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एन प्लस आई एन टाइम ऑफ x, अगर मैं x रखूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2x। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, x को 2x पे लेके जा रहा है। तो 1 को कहाँ ले जाएगा 2 पे, 2 को कहाँ ले जाएगा 4 पे, 3 को कहाँ ले जाएगा 6 पे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 1 खाली रह गया, 3 खाली रह गया, 5, तो ये सारे खाली रह गए। तो इस फंक्शन की जो रेंज है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ आई एन प्लस आई एन, ये कितनी आई बच्चों, ये आएगी 2 4 6 एंड सो ऑन, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, अगर एक फंक्शन है f ऑन टू और g भी ऑन टू, तो f प्लस g ऑन टू हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। ये माइनस कर दे तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 26, कंसीडर अ फंक्शन। 26 एग्जाम्पल में दिया है कि एक फंक्शन दिया है 0 से π/2, ये इसका डोमेन है, डोमेन कोडोमेन अच्छे से पता होना चाहिए, और रियल नंबर ये इसका कोडोमेन है, और फंक्शन क्या दिया है f(x) इक्वल टू साइन x, ये फंक्शन दे दिया है। और एक और फंक्शन दिया है g 0 से π/2, ये भी रियल नंबर में दिया है, और फंक्शन है ये cos x। दो फंक्शन हमें दिए हैं, एक sin x और एक cos x। और ये बोला है कि ये दिखाओ f एंड g आर 1 1 बट f प्लस जी इज़ नॉट 1 1। f और g तो 1 1 है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो f 1 1 होगा, क्योंकि ये हमारा, हम बता देते क्यों भाई, दोनों के डोमेन देख लेते हैं। 0 से 90 में साइन एक ही बार एक वैल्यू लेता है और cos भी एक ही बार एक वैल्यू लेता है। तो f इज़ 1 1, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके लिए हम रख देंगे fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। हालांकि अभी ये हो जाएगा sin x1 इक्वल टू sin x2, क्योंकि x1 और x2 0 से 90 में है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, x1 इक्वल टू क्या हो x2, मतलब दो ये एंगल होता है, x1 एंगल और x2 एंगल, दोनों पे सेम वैल्यू आ रही, तो ये वो एंगल सेम होना चाहिए, जैसे 45 है, ये तभी हो सकता है, ठीक है। 0 से 90 में ऐसा होता, अगर 0 से 180 होता तो 1 1 नहीं होता, 0 से 180 में 1 1 नहीं होता, क्योंकि वो 2 बार ले लेता वैल्यू, साइन ना 2 बार ले लेता है वो वैल्यू। भाई 45 पे भी वही वैल्यू ले लेता और 135 पे भी वही वैल्यू ले लेता साइन,
लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ तो यहाँ तक है। तो 0 से 90 में साइन अपनी एक वैल्यू एक पॉइंट पे लेता है, इसी तरह 0 से 90 में कॉस भी एक पॉइंट पे एक वैल्यू लेता है, अपने आप को रिपीट नहीं करता। साइन 0 से 180 में रिपीट कर जाता है, जबकि कॉस 270 पे जाके रिपीट करता है ना, तो ये रिपीट कर जाते हैं, लेकिन 0 से 90 में नहीं कर सकते। तो सिमिलरली कॉस भी हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया, कॉस भी हमारा 1 1 हो जाएगा। अब हमें दिखाना है g प्लस एफ क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा, g प्लस एफ 1 1 नहीं होगा। तो g प्लस एफ फंक्शन बनेगा क्या, पहले वो बना लेते, दोनों को जोड़ देना होता है, ये बन गया है ना। अब मैं इसके 2 पॉइंट पे दिखाऊंगा, एक ही वैल्यू मिलेगी। पहले मैं x को 0 रख देता हूँ, तो 0 पे इसकी वैल्यू देखते हैं, तो 0 पे इसकी वैल्यू आएगी साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसी की वैल्यू मैं 90 पे भी देखता हूँ, π/2 पे, π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो साइन π/2 मतलब 90 डिग्री प्लस कॉस π/2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये भी 1। तो इस पूरे ये जो नया फंक्शन बना, इसकी 2 पॉइंट पे सेम ही वैल्यू आ रही, 0 पे भी π/2 पे भी, हैंस एफ इज़ नॉट 1 1। तो ये अलग अलग फंक्शन तो 1 1 थे, लेकिन इनका सम 1 1 नहीं था। तो हमने देखा 2 फंक्शन, अगर एक फंक्शन ऑन टू है, दूसरा फंक्शन ऑन टू है, तो उनको जोड़ के ऑन टू बने ऐसी कोई गारंटी नहीं है, उनको सब्ट्रैक्ट करके ऑन टू बने ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एक फंक्शन 1 1 है, दूसरा फंक्शन 1 1 है, उन्हें जोड़ के 1 1 बन जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक तो नहीं है। पहुँचते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, कि शो दैट एक फंक्शन दिया है एफ आर से, यहाँ पर x बिलोंग टू r सच दैट -1x लेस देन 1 डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1/1 प्लस मॉड x। और ये दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ध्यान दो। तो मैं इसे 1 1 दिखाऊंगा 2 डिफरेंट केसेस के लिए, फॉर 1 1। तो बच्चों हम यहाँ पे 2 केसेस मानेंगे, क्योंकि हमारा मॉड फंक्शन है, और मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कि ये x होता है और -x होता है अकॉर्डिंग टू x या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर है, या x नेगेटिव है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, 0 से पहले उसकी वैल्यू नेगेटिव, 0 के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो हम यहाँ 2 केसेस लेंगे फॉर 1 1, व्हेन हमारा x कैसा है, पॉजिटिव है, और दूसरा केस मैं यहाँ ले लेता हूँ जब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में जो हमारा fx1 अगर मैं fx2 के बराबर रखूँ, ठीक है, fx1 मैं किसके बराबर रखूँ, fx2 के बराबर। तो हम यहाँ 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, x1, x2 कर देते हैं 0 से बड़े, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x1, x2 0 से छोटा, ये 2। तो जब हमारा तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ये मॉड सीधा सीधा खुल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो 1 + x1 इक्वल टू 1/1 + x2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर x है शायद, हाँ, तो यहाँ पे x लगा देते हैं, x1 और यहाँ पर x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो x1 बन जाए x1, और x1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा x1 x2। यही काम इसके साथ होगा, इधर x2 + x2 x1, तो ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ से आया x1 = x2, मतलब इन दिस केस f इज़ 1 1। एक हमारा पॉजिटिव है अगर, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। दूसरे केस में देख लेते हैं, जब लेस देन 0 है, तो उस केस में ये हो जाएगा 1 - x1, और इधर हो जाएगा 1, बार क्या कर रहा हूँ मैं, सरा क्या कर रहा है भैया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 - x1 x2 मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x2 - x1 x2, तो ये फिर से कट जाएंगे, माइनस से सेम, तो x1 फिर से क्या आ जाएगा, x2। तो दिस फंक्शन इज़ 1 1 इन बोथ द केसेस व्हेन बोथ x1 एंड x2 ग्रेटर देन 0। वैसे भी हाँ ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। क्या ये ऑन टू है? अब बच्चों से ऑन टू कैसे दिखाएंगे, 2 तरीके हैं। हम ये दिखा दें कि इसकी जो रेंज है वो इसी के बराबर है। ये देखो, ये जो हमें कोड डोमेन दिया है ना, कोड डोमेन, अगर हम दिखा दें इसकी रेंज यही है, -1 से 1 के बीच में। कौन से x है, इसका कोड डोमेन क्या बन रहा, ऐसे x जो -1 से 1 के बीच में, ओपन इंटरवल बोलते हैं ना इसे, माइनस और 1 के बीच की वैल्यू, ओपन इंटरवल। तो हम दिखा दें कि अगर रेंज यही है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगी कि फंक्शन ऑन टू है। तो रेंज दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि a/b 1 से बड़ा होता है अगर ये न्यूमरेटर 1 से बड़ा हो, ठीक है, या a/b 1 से छोटा होगा अगर b बड़ा होता है, जैसे 2/3 हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये 1 से छोटा होगा, 1/4 ये 1 से छोटा होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है
तो ये हमारी क्वांटिटी 1 से छोटी होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ 2 केसेस देख लेते हैं। देखो, एक होगा कि x पॉजिटिव है और एक होगा कि x नेगेटिव है। 2 केसेस ही ले सकते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 पे तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना, 0 पे 0 हो गई। तो जब x पॉजिटिव है तो x जो है 1 प्लस x से जो छोटा ही होगा भाई। x पॉजिटिव है, कोई नंबर लिया मैंने और जैसे मैंने लिया 2 0 से बड़ा है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 ग्रेटर दैन 2 प्लस 1 तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। x पॉजिटिव है ना, और 1 जोड़ दूंगा उसमें तो वो अपने आप से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस, और इसको मल्टीप्लाई में ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये वाली क्वांटिटी अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1। मतलब अगर x पॉजिटिव है तो ये 1 से छोटा रहेगा। ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। कब, जब x हमारा पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ से ये देखा, और ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा f(x) है। तो f(x) क्या है, 1 से छोटा आया इस केस में, है ना। ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी। जब x नेगेटिव है तो अगर x नेगेटिव है तो इसमें क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, है ना, कि इसमें अगर मैं 1 से माइनस x 1 में से x को माइनस कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है बच्चों, ध्यान दो, ये नेगेटिव है। ये ऐसे कर दो कि भाई ये हमारा क्या हो रहा है यार भाई आज तबीयत ठीक नहीं है बार। हाँ, तो मैं ये कहता कि इस वाले केस में हमने दिखाया f(x) लेस देन 1। इस वाले केस में, एक मिनट दरवाजा बंद कर दूँ मैं जरा यार। इस वाले केस में जब x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है। x कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो x माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा भाई, है ना। x माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो -2 है मेरा, -2, और -2 में मैं एक और नंबर माइनस कर दूँ, 1 माइनस कर दूँ, है ना। x नेगेटिव है, जैसे मैंने नेगेटिव नंबर लिया -2। अगर मैं इसमें से 1 को माइनस और कर दूँ तो कौन ज़्यादा नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, है ना। 0 -2 इधर मिलेगा कहीं और -3 इधर मिलेगा, तो कौन ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ये। तो x अगर मेरा नेगेटिव है तो अगर मैं इसमें से 1 और माइनस कर दूं तो ये अब बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव ये है, ये मोर नेगेटिव है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स। ऐसा हम बच्चों कर क्यों रहे हैं, देखो नेगेटिव वाले केस में जो मेरा फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, x/1 माइनस एक्स। यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसे, इम्प्लाइज दैट जो हमारा f(x) बनेगा इस केस में, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड वाला माइनस बन जाएगा। तो मेरे को x/1 माइनस एक्स लाना है। अब इसको मैं यहाँ डिवाइड में ले आता हूँ, तो x/1 माइनस एक्स ग्रेटर देन, यहाँ बचेगा -1। तो ये क्वांटिटी मेरी -1 से बड़ी हो गई। तो f(x) जो हो गया मेरा -1 से बड़ा हो गया। तो इस वाले केस में मैंने दिखाया f(x) 1 से छोटा है, इस वाले केस में मैंने दिखाया f(x) 1 से -1 से छोटा है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कंबाइनिंग 1 and 2 वी कैन से दैट f(x) -1 से बड़ा है, f(x) 1 से छोटा है। तो बोथ को मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा f(x) है वो -1 और +1 के बीच लाई कर रहा है। तो यही इसकी रेंज होती है। तो रेंज जो है f की वो कितनी आई बच्चों, -1 से +1 ओपन इंटरवल, जो किसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर आ गई और ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, ठीक है। एक केस हमने पॉजिटिव में लिया, पॉजिटिव में हमारा फंक्शन ये बन जाएगा f(x) = x/1 प्लस एक्स। इसमें तो बहुत आसान था, x लेस देन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो अगर 1 जोड़ देंगे तो अपने आप से छोटा हो जाएगा, और इसको डिवाइड में लिया तो 1 से छोटा आया। इसमें हमने जब x नेगेटिव माना तो अगर x में से मैं 1 घटा दूँ तो फिर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड में ले आए माइनस कॉमन लेके, और वहाँ से हमने दिखा दिया कि जो हमारा f(x) है वो -1 और +1 के बीच लाई करेगा। चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर इस पर, कि भाई ये दिया है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ सेकंड वाला, कि फंक्शन दिया है r से r और ये बोला है कि f(x) = x³ इंजेक्टिव दिखाओ, 1 1 दिखाओ। तो ये तो 1 1 होता ही है। इसमें हम क्या करेंगे, f(x1) = f(x2) रख देंगे। तो यहाँ से x1 का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, x2 के क्यूब आ जाएगा। हम इसे डायरेक्ट नहीं काटते, मैंने बोला भी था। वैसे ऑड में काट भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, काट दोगे तो यहाँ से सीधा x1 x2 लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे काटते नहीं है बच्चों। इसको ऐसे लिखते हैं, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब = 0। फिर इसमें फैक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्टराइज करते हैं, a - b a² - ab +
x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस क्वांटिटी कैन नॉट इक्वल टू 0, ये लिख देना और ये 0 रख के x1 x2 आ जाएगा। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो इसलिए कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा इसके डिटेल प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं इसे यहीं पे बता रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो थर्ड वाली प्रॉब्लम में दिया है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, मतलब x कैसा सेट है, एक नॉन एम्प्टी, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो कुछ भी होगा हमें नहीं पता। और px क्या है, इसका पावर सेट है। px क्या है, पावर सेट। तो पावर सेट आपको याद होना चाहिए, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x के सारे सबसेट का कलेक्शन, ठीक है। तो पावर सेट वो होता है। अब पूरा डिटेल में तो यहाँ जा नहीं सकते भाई, इतना समय नहीं है। विच इज़ द सेट ऑफ, हाँ सबसे डिफाइन द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करा है किस में, px में। यहाँ पर एक रिलेशन है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो पावर सेट इस x का मतलब इसके सारे सबसेट का कलेक्शन, तो इस सेट में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे r डिफाइन करते थे ना ऑन a, तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, ये पावर सेट कर रहा है। पावर सेट के अंदर बहुत सारे सेट होंगे, है ना, इसके अंदर कौन होंगे, इसके अंदर सेट्स होंगे। तो वो रिलेशन डिफाइन कर रहा है इस px में। रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई अगर इसके कोई दो सेट हैं a और b, इसके अंदर कोई दो सेट हैं a एंड b, तो a का रिलेशन b से तब होगा इफ एंड ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। ये है कि मतलब इसके दो सेट में कब रिलेशन माना जाएगा a का रिलेशन b से, जब a b का सबसेट हो। जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ सिंपल समझाने के लिए, 1 2 3, ठीक है, ये x हो गया। इसका पावर सेट बच्चों 1 बनेगा, 2 बनेगा, ऐसे 3 बनेगा, सारे में नहीं लिख रहा हूँ, फिर 1 2 2 3 1 3, इस तरीके से। इसके मैं दो सबसेट लेता हूँ, एक मैंने लिया 1 और एक मैंने लिया 1 2, ठीक है। इसको मैंने माना a, इसको मैंने माना b। तो ये जो a है ये b का सबसेट है, तो हम बोलेंगे a रिलेशन में है b के साथ, लेकिन b नहीं है a के रिलेशन में, है ना, क्योंकि b इसका सबसेट नहीं है। तो इस तरीके से दो a का रिलेशन b से कब होगा, जब a b के अंदर हो, a b का सबसेट हो, है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो नंबर 1 यस, r इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज अगर a कोई इसको बिलोंग कर रहा है पावर सेट को, देन हम लिख सकते हैं a इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है a का रिलेशन अपने आप से होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा, नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एज इफ a रिलेटेड टू b, मतलब अगर a का रिलेशन b से है, तो इसका मतलब ये है कि a b का सबसेट है, a b के अंदर है। लेकिन डज नॉट इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज नहीं करता है कि b भी a के अंदर हो। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिखाया था, तो जरूरी नहीं है b का रिलेशन a से हो, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या है, ट्रांजिटिव होगा, हाँ ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इफ a, b, c हमने कोई 3 सेट लिए सच दैट a का रिलेशन b से और b का रिलेशन c से है, तो इसका क्या मतलब है, a b के अंदर है, a b का सबसेट है, एंड b किसके अंदर है, b c का सबसेट है। b किसका सबसेट है, c। a जो है वो b के अंदर है और b जो है वो c के अंदर है, तो डेफिनेटली a c के अंदर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a भी c का सबसेट होगा, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा a रिलेटेड टू c, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज वेल, हेंस इट रिलेशन इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यही पूछा है भाई कि एक सेट दिया, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। एक सेट दे दिया है ए, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था 1 2 3 4 डॉट 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 एन। इसमें कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, जितने 1 1 फंक्शन होंगे उतने ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इन अ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू। सेम सेट से सेम सेट में जितने 1 1 होते हैं उतने ऑन टू, और होते कितने, एन फैक्टोरियल होते हैं बच्चों, अभी बताया था मैंने। तो इसमें n फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। जैसे 4 दे देगा तो 4 फैक्टोरियल, 5 दे देगा तो 5 फैक्टोरियल, 6 दे देगा तो 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 5। इतने सारे क्वेश्चन हैं क्यों यार, मेरी हालत खराब होगी, वैसे तबीयत खराब हो रही है। हो हे भगवान, उठा ले मेरे दुश्मनों को, मेरे को अरे भाई अभी थोड़ी ना उठने का समय है यार, कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक साइड दिया है और ये एक साइड दिया है, ए और बी, और एक दो फंक्शन दिए हैं, दो अलग अलग फंक्शन है ए से बी में। पहला फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि जो एफ एक्स का नियम है वो ये नियम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स है। और जो जी एक्स है बालकों, वो ये है 2 टाइम मॉड एक्स माइनस 1/2, ठीक है, और -1 भी अलग से ही है, ठीक है। तो ये बोला है क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं,
ठीक है, ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं। भाई दो फंक्शन तब इक्वल होते हैं जब वो डोमेन की सारी वैल्यू पे सेम वैल्यू ले, मतलब जो वैल्यू f -1 पे लेगा, 0 पे लेगा, 1 पे लेगा, 2 पे लेगा, वही वैल्यू g ने भी अगर ले ली तो वो दो फंक्शन इक्वल फंक्शन कहलाते हैं। तो पहले हम f की सारी वैल्यू देख लेते हैं। तो f -1 पे क्या वैल्यू लेगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1, तो बच्चों 2 आ जाएगा। f 0 पे क्या वैल्यू लेगा, 0 का स्क्वायर -0, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ रखते रहेंगे ना। f 1 पे क्या वैल्यू लेगा, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0। f 2 पे क्या वैल्यू लेगा, 2 का स्क्वायर 4 -2, तो ये 2। तो हमने ये f की वैल्यू निकाल ली -1 0 1 2 पे। अब हम g को देखते हैं, इसको भी देखते हैं। तो g a to b दिया था ना, फंक्शन दोनों a to b दिए हैं, एफ बी ए टू बी दिया है और जी बी ए टू बी दिया है, ठीक है। तो जी माइनस इसी पे निकालनी है, देखो एफ बी ए से बी में है और जी बी ए से बी में, तो मतलब दोनों का डोमेन यही है। तो -1 पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम एक्स की जगह -1 और ये बाहर से -1, तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, है ना। -1 का 1/2 मॉडुलस ऑफ माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2 जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 3/2, तो 2 × 3/2 -1, 2 ने 2 को मारा, ये वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। जी की वैल्यू 0 पे देखते हैं, 0 पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 0 -1/2 -1, ये मॉड से बाहर आके माइनस का 1/2 प्लस का बन जाएगा, तो 2 × 1/2 -1, ये इसको मारेगा 1 -1 0। जी की वैल्यू बच्चों हम देख लेते हैं 1 पे, 2 × 1 -1/2 -1, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी 2 × 1/2 -1, तो ये भी 0 आ जाएगा। और जी की वैल्यू 2 पे देख लेते हैं, तो 2 पे क्या आएगा, 2 - ½ -1, 2 -1/2 4 3/2, तो 2 × 3/2 -1, तो ये कटेगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो देखो जो वैल्यू जी एफ की -1 पे आई 2 वही जी की आ रही, जो 0 पे आई 0 वही उस पर 0 आ रही, जो 1 पे आई थी 0 वही उस पर आ रही, और जो 2 पे आई थी 2 वही उस पर आ रही 2। तो दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन है। अगर दो फंक्शन सेम वैल्यू पे सेम वैल्यूज ले रहे हैं तो वो फंक्शन इक्वल फंक्शन कहलाते हैं, हेंस एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। अरे क्या बातें खत्म होने वाले हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। MCQ बच्चे हैं मेरे भाई, MCQ। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 6, कि A जो है 1 2 3 है, A जो है वो क्या है 1 1 2 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 and 2 1, 2 and 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों यही तो था अभी क्वेश्चन जो हमने पीछे करा था, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड अच्छा 1 3, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। तो ऐसा रिलेशन जो, तो पहले हम देख लेते हैं, अगर उसे रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 होना पड़ेगा, 2 2 होना पड़ेगा, 3 3 होना पड़ेगा, और इसमें हमें 1 2 भी रखना है और 1 3 भी रखना है, ठीक है। ये तो होने ही चाहिए। अब ये रिलेशन क्या बनना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए, सिमेट्रिक बनना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए। तो ठीक है, इसके अंदर 1 2 है और 1 3 है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 1 ऐड करना पड़ेगा। भाई इसका उल्टा ऐड करना पड़ेगा वरना बात चलेगी नहीं, इसका भी उल्टा ऐड करना पड़ेगा 3 1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रिफ्लेक्सिव। भाई 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 3 आ गया, 3 1 आ गया, है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन गया। तो इसने ये बोला था द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो कितने ऐसे रिलेशन हैं तो इसमें हमें ये दिखाना है कि भाई कौन सा बनेगा। तो मैंने ये बोला 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 3 आ गया, 3 1 आ गया। तो क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, और ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रांजिटिव हो जाए। तो पहले देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव तो है डन, है ना, इसकी वजह से रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है 1 2 2 1 1 3 3 1। ट्रांजिटिव है कि नहीं, उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, देखो 3 3 है और 3 1 भी है, तो 3 3 और 3 1 दोनों ही हैं, बट ये नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं इसी तरह 3 3 और 1 3 भी है। तो ये बच्चों हमारा बन रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा है। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, आज तो हद्दी होगी भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि द नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमारा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि बच्चों इसमें 2 1 और 1 3 है। देखो 2 1 है और 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है इस रिलेशन में। इस रिलेशन में 2 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ। तो यही हमारा एक रिलेशन है जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन होगा जो हमारा ये बनाएगा और कोई नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, जैसे A क्रॉस A क्या बनेगा, A क्रॉस A हमारा बनता है 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, ठीक है। और इसके बाद 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 3 2 3 और 3 1 और 2 1 और 3 2, ये 9 एलिमेंट इसमें होते हैं। तो इसमें तो 7 एलिमेंट हो गए। अगर मैंने इसमें एक और एलिमेंट कोई जोड़ा 8वां, तो उसका दूसरा भी मुझे जोड़ना पड़ जाएगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। और अगर वो 2 एलिमेंट और जोड़े तो इसके अंदर 9 एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब पूरा A क्रॉस A बन जाएगा वो। और A क्रॉस A रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूरा होता है, तो वो हमारा ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो इसलिए बस यही एक रिलेशन है जो इन दोनों एलिमेंट को कंटेन करता है, किसको, 1 2 और 1 3 को कंटेन करता है। तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैंने इसमें ये जोड़ा और ये जोड़ा, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जोड़ूंगा। तो बस एक ही रिलेशन है जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी की तरह एक अगली प्रॉब्लम है, उसमें हमें दिया है, ए में दिया है 1 2 3 1 2 3 दिया है, और ये बोला है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 2 को हम कंटेन कर सकें। तो फिर से वही है कि अगर हम कोई रिलेशन बनाएं तो भाई रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस होने के लिए उसमें रिफ्लेक्सिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी एंट्री तो होंगी, कौन कौन, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। साथ में हमें ये भी रखना है। तो अगर मेरे को ये रखना है तो बच्चों इक्विवेलेंस बनाने के लिए, अभी ये सिमेट्रिक नहीं है तो पहले सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें 2 1 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा सिमेट्रिक बन गया। क्या ये ट्रांजिटिव भी है, 1 2 2 1 है तो 1 1 भी, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये पहला एक रिलेशन बना जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और एंट्री अगर मैं ऐड करना चाहूँ 1 3, तो क्या ये सिमेट्रिक बनेगा, नहीं बनेगा। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। मैंने 3 1 ऐड कर दिया, सिमेट्रिक बन गया। तो ये ट्रांजिटिव रहा, नहीं ये भी ट्रांजिटिव नहीं रहा। क्यों, 2 1 है और 1 3 है, तो इसमें 2 3 भी होना चाहिए, तो मुझे 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा। और जब मैंने 2 3 ऐड कर दिया तो फाइनली मुझे 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा रिलेशन मेरा यही बनेगा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो एक तो ये वाला रिलेशन और एक ये पूरा A क्रॉस A, तो 2 रिलेशन ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होंगे जो 1 2 को कंटेन करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। पहले वाले का 1 था, इसका 2 था। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।